साथियों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन का हल डिस्कशन करते हैं। आज भी हमारा टॉप 25 क्वेश्चन को फोड़ने का लक्ष्य होगा। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है। साथियों पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है इसमें बीज, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है पुष्प और चौथा ऑप्शन है मूलाग्र। तो साथियों यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए जो बीज होता है साथियों, जो बीज होता है इसमें जो बीज का ऊपरी हिस्सा होता है इसे इसे कहा जाता है प्रांकुर। क्या कहते हैं हम इसे? प्रांकुर। जबकि जो निचला वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर। इसका अर्थ हुआ जो बीज होता है उसके ऊपरी हिस्से से तने का निर्माण होगा, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है इससे क्या निर्माण होगा? मूल का अर्थात जड़ का निर्माण होगा। तो साथियों ये जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर अर्थात मूल वाला भाग, प्रांकुर मतलब कि ये तना का विकास करेगा और ये क्या करेगा? जड़ का विकास करेगा। तो दरअसल जो बीज होता है उसमें तीन भाग होते हैं, एक हो गया प्रांकुर वाला हिस्सा, दूसरा हो गया मूलांकुर और तीसरा होता है बीज पत्र। क्या कहते हैं साथियों? बीज पत्र। जो बीज पत्र का कार्य होता है, इसका कार्य होता है भोजन को संचित करना। क्या होता है? भोजन को संचित करना। तो यहां पर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है पादपों में प्रांकुर कहां पाया जाता है साथियों, तो बीज में पाया जाता है। और जानकारी के लिए याद रखना, जो बीज का कार्य होता है भोजन को संग्रहित करना भी होता है, भोजन को संग्रहित करना और साथ में बीज का जो अध्ययन कहलाता है इसको कहते हैं स्पर्मोलॉजी। क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी। और हिंदी में कहेंगे इसको शुक्राणु विज्ञान। बढ़ते हैं साथियों यहां पर आगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष होने पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। साथियों हमने अभी तक पढ़े कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यहां पर जो मुख्य था, जो नियम था, वो हमेशा जो हमारे उंगली है वो किसके ऊपर आधारित थे? हमेशा वो लंबवत होते थे एक दूसरे के। कैसे होते थे साथियों? लंबवत। और लंबवत का अर्थ साथियों आपको पता है कि वो कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ की बात करें हम, तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दाएं हाथ का नियम दिया था। उसमें जो हमारा तर्जनी था वो किसको डिनोट करता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। जो हमारा अंगूठा था वो चालक की गति को डिनोट करता है। क्या करता है? जो अंगूठा होता है वो चालक की गति को डिनोट करेगा, जबकि जो मध्यवर्ती फिंगर होते हैं, मध्यवर्ती फिंगर ये हमेशा क्या करते हैं? तो धारा की दिशा को निरूपित करते हैं। और याद रखना जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ये क्या करता है? तो इसका यूज किया जाता है साथियों कहां पर? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। प्रेरित धारा की दिशा किसमें मापते हैं हम? तो ये मध्यवर्ती उंगलियों के द्वारा मापते हैं। साथ में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के ऊपर कौन सा मशीन कार्य करता है? तो साथियों यहां पर डायनेमो जो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के ऊपर कार्य करता है। और यहां पर बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। साथियों विद्युत के कुचालक होते हैं, इसका अर्थ हुआ कि जो पदार्थ है, जो चालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो देखते हैं यहां पर पहला ऑप्शन, क्योंकि कार्बन यौगिक प्रकृति में ठोस होते हैं साथियों। क्योंकि कार्बन यौगिक प्रकृति में ठोस होते हैं, क्योंकि वे प्रकृति में आयनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते। तो यहां पर जानकारी के लिए बता दूं, जो कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ में अगर से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, यानी कि वो पदार्थ जो है दो अवस्था में अपने, या तो वो गलित अवस्था में है या फिर वो जलीय विलयन की अवस्था में है। अर्थात इसका मतलब क्या हो? जब हम जलीय विलयन या फिर गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उस स्थिति में वहां पर उपस्थित जो आयन होते हैं, वहां पर उपस्थित जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होंगे वो अपने आयन में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और आपको भली भांति पता है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह करता है वो कौन करता है? तो आयन से ही करते हैं। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या होगा साथियों? क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते, ये हमारा सही उत्तर होगा। इसलिए कार्बन के यौगिक क्या होते हैं? कुचालक होते हैं विद्युत के। और हमने इसके पहले भी बात कर चुके हैं, जो कार्बन के यौगिक होते हैं किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है साथियों, यहां पर बढ़ते हैं आगे। इसमें देखो जो चौथा ऑप्शन है, क्योंकि उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये होता है साथियों आयनिक यौगिक की विशेषता। क्या है ये? आयनिक यौगिक की विशेषता, जैसे कि NaCl, जैसे कि KCl। बढ़ते हैं यहां पर आगे। देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कैल्शियम सल्फेट है वो हेमीहाइड्रेट के फॉर्म में कब होता है? इसके पहले हमने बहुत बार चर्चा की साथियों। अगर से मैं इसका फॉर्मूला लिखने जाता हूं तो यहां पर हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा
CaSO4, हेमी मतलब कि हो गया हाफ, और H2O, इसे कहते हैं हम साथियों POP। क्या कहते हैं इसे? POP। और इस POP मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जबकि इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है साथियों जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उस स्थिति में हमें पीओपी प्राप्त होता है, और जिप्सम का फार्मूला आता है COSO4, CaSO4 ट्वाइस H2O। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं यहां पर आगे। तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट जो सल्फेट होता है इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखते हैं निम्न अभिक्रिया में से कौन सा अविलेय है साथियों, यहां पर कौन सा पदार्थ अविलेय है? अब अविलेय पदार्थ क्या होते हैं? तो किसी भी जलीय विलयन में क्या होते हैं? अवक्षेप को ही हम क्या कहते हैं? अविलेय पदार्थ कहते हैं। यहां पर निम्न में से कौन सा पदार्थ अविलेय है साथियों? तो ये जो BaBr2 मतलब कि क्या है? बेरियम ब्रोमाइड, ये क्या है? एक अवक्षेप है, और जब ये अवक्षेप है तो यही बिल्कुल क्या होगा? अविलेय पदार्थ होगा। क्या होगा साथियों? अविलेय पदार्थ होगा। यहां पर अगर से हम इस अभिक्रिया को ध्यान देखते हैं तो यहां हमें पता चलता है कि ट्वाइस KBr अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड, और साथ में है यहां पर बेरियम आयोडाइड, सॉरी साथियों यहां पर Cr, बेरियम क्लोराइड नहीं, बेरियम आयोडाइड है साथियों, बेरियम आयोडाइड है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो बेरियम है इसको ट्रांसफर करके क्या कर रहा है? पोटेशियम उसके साथ जुड़ रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्या यह दो जगह तत्वों का आदान प्रदान हो रहा है? तो बिल्कुल दो जगह तत्वों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चूंकि यहां पर अविलेय पदार्थ के रूप में हमें बेरियम ब्रोमाइड का अवक्षेप भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह एक अवक्षेप अभिक्रिया का भी उदाहरण होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों BaBr2। बढ़ते हैं यहां पर आगे, देखते हैं ब्राजील में 10 मीटर आकार का, क्या है साथियों? 10 मीटर आकार का एक स्टैलेक्टाइट पाया गया। यदि इस स्टैलेक्टाइट को किसी अवतल दर्पण से, कैसे साथियों? अवतल दर्पण से, और हमको पता है कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल दर्पण एक कंडीशन को छोड़कर हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब जब बनाता है साथियों, लेकिन वह कौन सा कंडीशन है जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो साथियों है हमारा जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो यहां पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहा है कि जो ब्राजील में 10 मीटर आकार का एक स्टेलाइट है पाया गया। यदि इस स्टेलेक्टाइट को किसी अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका 30 मीटर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। साथियों वस्तु का आकार है यहां पर 10 मीटर, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है 30 मीटर। मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा आवर्धन निकल गया साथियों। m बराबर कितना गुना निकल गया? 3 निकल गया। चूंकि ये आवर्धन है, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? तो ये अवतल दर्पण है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो माइनस में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का क्या करता है? प्रतिबिंब का जो निर्माण करता है वो माइनस करता है। तो यहां पर हमारा m का मान निकल गया सीधा 3 गुना है प्रतिबिंब का आकार, इसलिए 3 हो गया आवर्धन क्षमता। तो यहां पर हमें पूछा गया है कि दर्पण का मुख्य फोकस पर क्या होगा? मतलब कि फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं साथियों। अब हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू होता है F अपान F माइनस क्या होता है? U। क्या होता है? U। अब यहां पर देखो हमें ज्ञात करना है F, तो मान रख दीजिए साथियों। -3 इज इक्वल टू F का जो मान है, F का मान कहां पर दिया गया है? नहीं दिया गया है, हमें ज्ञात करना है। तो F अपान F माइनस, देखिए यहां पर क्या होगा? जो वस्तु की दूरी है 20 है, तो हम वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेंगे, और यहां पहले से माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर, तो ये प्लस हो गया साथियों। तो यहां पर f का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? f प्लस 20 हो जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा? -3f माइनस 60 हो जाएगा। तो f बराबर हो जाएगा साथियों -15 सेंटीमीटर। कैसा हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर, मीटर में सॉरी साथियों। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? -15 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं यहां पर आगे। जो साथी अगर से लेंस के मामले में आ जाए, अगर से हम लेंस की दृष्टि से देखें तो यहां पर F अपान F प्लस U हो जाता है। बढ़ते हैं यहां पर आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का आकार थोड़ा बड़ा है और ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं यहां पर कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिया गया है, तर्क 1 और तर्क 2। कथन और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए, उचित उत्तर का
चयन कीजिए। यहां पर देखो हमारा जो पहला तर्क दिया गया है कि गीले कचरे को सही तरीके से प्रतिबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। साथियों, जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है किसे? गीले कचरे को। तो बिल्कुल सत्य कथन है, हम गीले कचरे को जैविक खाद बना जा सकता है। दूसरा क्या है? तो रिसाइकिल प्लास्टिक। रिसाइकिल मतलब पुनः उपयोग में हम कर सकते हैं रिसाइकल। रिसाइकिल प्लास्टिक को कालीन, कपड़ों के लिए अपसाइकिल मतलब कि रिसाइकिल ना किए, अपसाइकिल किए गए पॉलीएस्टर रिसाइकिल प्लास्टिक का निर्माण और सामग्री सहित उत्पादों के एक अन्य विस्तृत श्रृंखला के रूप में फिर से तैयार किया जा सकता है। साथियों, यहां पर बात किया गया है जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, क्या हम उसे संग्रहित करके दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल साथियों कर सकते हैं। ये जो है थोड़ा शब्द कठिन है, लेकिन इसका जो सीधा तर्क यही है कि हम उसको रिसाइकिल मतलब कि रीयूज दोबारा कर सकते हैं। तो साथियों यहां पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हमारा दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल तर्क सही है। तो तर्क 1 और 2 तर्क दोनों सत्य होगा। तर्क 1 और तर्क 2 दोनों समर्थन करते हैं। बढ़ते हैं आगे। खालिस्तान में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। खालिस्तान में वृद्धि के साथ धारावाही चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। तो साथियों, जो धारावाही चुंबक होता है, धारावाही जो चालक होगा इस प्रकार होता है। साथियों, यहां पर बात किया गया है कि धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को बढ़ाना है। तो हम जानते हैं बी अनुक्रमानुपाती क्या होता है? धारा। मतलब कि अगर से धारा की मान को बढ़ाया जाए, यहां पर धारा की मात्रा को बढ़ाया जाए, तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की मान बढ़ेगा। दूसरा नंबर में अगर से हम वस्तु को दूर ले जाते हैं, यहां से कोई धारा चालक है उसको दूर ले जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? बी अनुक्रमानुपाती 1/r, मतलब कि मान जो है चुंबकीय क्षेत्र का घट जाएगा। हमें यहां पर करना है चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि, इसलिए हम बढ़ाएंगे किसको साथियों? धारा को, क्योंकि बी अनुक्रमानुपाती क्या होता है? आई। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को 2.5 डायोप्टर, क्या है साथियों? 2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? साथियों यहां पर क्या है? यहां पर माइनस है। बढ़ते हैं। देखो जो क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, यहां पर माइनस था उस समय, नहीं तो ऑप्शन हमारा चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं यहां पर 1 सेंटीमीटर ऊंची सुई को 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5 डायोप्टर, ये मतलब माइनस हो गया, तो ये हमारा क्या दर्शाएगा? अवतल लेंस को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? ये अवतल लेंस को दर्शाएगा। यहां पर अवतल लेंस की क्षमता बताई गई है, वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो देखते हैं इसका सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। अगर से हम यहां पर देखते हैं तो हमें एफ का मान नहीं है ज्ञात साथियों, तो हम पहले तो क्या करेंगे? फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। और इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? m बराबर HI अपन क्या हो जाएगा? HO। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? फोकस ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? हमें मान प्राप्त होगा। देखते हैं यहां पर 6 सेंटीमीटर ऊंची है, तो हमें HO का मान तो ज्ञात है, HI ज्ञात करना है, और इसके लिए हमें क्या दिया गया है? 2.5 डायोप्टर दिया गया है। तो F बराबर हो जाएगा साथियों 1, मतलब क्या होता है? P बराबर हो जाएगा 1/F। तो P का मान हमें दिया है -2.5, और 1/F का क्या हो जाएगा? 1/F। F जो है हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको हो जाएगा 100/F। ठीक है, तो F का मान जो हो जाएगा यहां पर, F का मान हो जाएगा 100/25, और यहां पर हो जाएगा 10 का गुना। तो यहां पर जो मान हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। अब जो है हमें ज्ञात करना है, हम जानते हैं कि F/F + U = HI/HO। तो मान रखो यहां पर ये हो जाएगा कितना? -40/-40 प्लस है, तो यहां पर वस्तु की जो वस्तु रखे हैं हम कहां रखे हैं? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, यहां पर देखते हैं। और HI का मान कितना दिया है? HI का मान दिया है यहां पर ज्ञात करना है, और HI ज्ञात करना है, और HO का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखो साथियों, यहां पर देखते हैं हमारा जो उत्तर होगा
-40 अपान ये कितना हो जाएगा -60 बराबर 6 अपान HI अपान 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हटा दीजिए। अभी देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये कितना आ गया 2/3 आ गया बराबर HI अपान 6 यानी कि HI का जो मान हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 3 4 6 दूनी 12 12/3 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या आ रहा है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 4 सेंटीमीटर साथियों। तो इस प्रकार ये इसका सही उत्तर क्या होगा 4 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे। देखिए परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासित होने वाले ऊर्जा के संबंध में क्या है ज्ञात कीजिए, सत्य कथन को चुनाव कीजिए। देखिए जो ऊष्मा होता है H बराबर क्या होता है I2RT। H बराबर होता है साथियों I2RT। तो देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा, यह परिपथ से प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह परिपथ से प्रवाहित धारा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बिल्कुल साथियों H अनुक्रमानुपाती I है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो क्या हुआ सही हुआ। यह परिपथ पर प्रयुक्त विभवांतर की व्युत्क्रमानुपाती होती है, नहीं साथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि V अनुक्रमानुपाती I होता है, यानी कि धारा जब ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती है तो विभवांतर भी क्या होगा ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन था व्युत्क्रमानुपाती होता है बोला है, तो ये हमारा गलत हो गया। यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि H अनुक्रमानुपाती क्या हो गया R हो गया। यह परिपथ में धारा प्रवाह की अवधि की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं साथियों। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि पहला ऑप्शन क्या कहा गया है धारा के व्युत्क्रमानुपाती नहीं साथियों अनुक्रमानुपाती होता है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG और क्या है ये बायोगैस का एक प्रमुख घटक है साथियों। तो हमारा सही उत्तर क्या होता है मीथेन होता है, जो CNG और बायोगैस का क्या होता है मिश्रण होता है, प्रमुख कॉमन पार्ट होता है। इस मीथेन की बात करें तो मीथेन का फार्मूला जो होता है साथियों CH4 होता है। अब मीथेन का स्रोत क्या क्या है, तो याद रखना जो मीथेन गैस है ये सबसे पहले तो जो खनिज का उत्पादन होता है वहां पर भी पाया जाता है। जो मीथेन गैस है ये जो गाय होंगे जो जानवर होते हैं, जो जानवर जुगाली करते हैं वहां पर भी मीथेन गैस का स्राव होता है। अगर से हम खेतों में जाए तो वहां पर खेतों में कौन सी गंध आती है, तो वहां पर भी कौन सी गैस है मीथेन गैस होता है साथियों। अगर से हम समुद्र किनारे चले जाए तो वहां पर भी ओजोन के साथ साथ मीथेन गैस की मात्रा होती है, दलदली स्थान में भी मीथेन गैस पाई जाती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया डी हो गया। देखिए प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्लों में। साथियों प्रोटीन का पाचन हो रहा है अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है ग्लूकोज में और वसा का पाचन हो रहा है किसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन शुरू होता है मुख से शुरू होता है। अब भोजन का पाचन जो मुख से शुरू होता है, यहाँ पर किस पोषक पदार्थ का पाचन होता है, तो साथियों यहाँ पर जो हमारा लार होता है जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम और लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं, ये किसका पाचन करता है टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च का पाचन करके उसके माल्टोज में तोड़ता है साथियों। इस प्रकार मुख में शुरू होता है किसका पाचन कार्बोहाइड्रेट का पाचन। जबकि जैसे ही भोजन हमारे आमाशय अर्थात पेट में पहुंचता है तो उस स्थिति में जो HCl होता है प्रोटीन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जब अम्लीय माध्यम तैयार करता है तो पेप्टिक सेल से निकलने वाले पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम क्या करते हैं प्रोटीन पर अटैक करते हैं, प्रोटीन को क्या इसमें तोड़ते हैं अमीनो अम्ल में तोड़ते हैं। तत्पश्चात क्या होता है जो हमारा छोटी आंत है यहाँ पर जो लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है साथियों कहां से अग्नाशय से। तो अग्नाशय क्या करता है लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव करता है और हमारा जो वसा होता है उसको वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में तोड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमारे शरीर में जो क्वेश्चन है यहाँ पर बताया गया है कि तीनों का पाचन होता है। तो हम भली भांति जानते हैं जो हमारा अग्नाशयी रस होता है जो पेनक्रियास से निकलता है, जो अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस, इसमें क्या होता है तो तीनों प्रकार के मुख्य पोषक पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा इन को पचाने वाले तीनों प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए हम अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा देते हैं। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है साथियों तो देख लीजिए। जो हमारा अग्नाशय होता है क्या होता है अग्नाशय, इस अग्नाशय का आकार कैसा होता है तो याद रखना प्रिज्म के समान होता है। कैसा होता है प्रिज्म के समान। अग्नाशय में अग्नाशयी रस का स्राव होता है। तो यहां पर क्या क्या पाया जाता है तो देखिए जो
एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज। ये क्या करता है? तो ये करता है साथियों कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेगा? ये ग्लूकोज में तोड़ेगा। जो ट्रिप्सिन होता है, क्या होता है? ट्रिप्सिन व क्राइमोट्रिप्सिन। क्राइमोट्रिप्सिन ये क्या करता है? तो प्रोटीन को किस में तोड़ेगा साथियों? ये अमीनो अम्ल में तोड़ता है। जबकि जो लाइपेज होता है ये क्या करता है? तो ये लाइपेज क्या करेगा? ये वसा को यानी कि फैट को किस में तोड़ेगा? वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है साथियों। इस प्रकार यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ से कौन तोड़ता है? तो हमारे रस में, हमारे शरीर में अग्नाशय पाया जाता है, वहां से निकलने वाले अग्नाशयी रस, क्योंकि तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को पाचन करता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा देते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति तो हम जानते हैं V अनुक्रमानुपाती I होता है साथियों। तो यहाँ पर स्पष्ट जो हमारा ग्राफ बनेगा इस प्रकार बनेगा, अर्थात ये ग्राफ कैसी है? तो ये रैखिक है। कैसा है? रैखिक। क्योंकि अगर से हम वोल्टेज की मात्रा को बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर धारा का भी मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। देखिए निम्नांकित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करती है, जबकि लाल तीर, यहां पर साथी ये लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और एक सेकंड ऐसा था, इसको साथियों रेड मान लीजिए, सेकंड वाले को इसे रेड मान लीजिए। जबकि ये जो नीला वाला है ये क्या है? ये ब्लू, ये हो जाएगा ब्लू 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 और ये ब्लू। ठीक है साथियों, देखिए निम्नांकित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करती है, जबकि जो लाल तीर है फ्लोएम वाहिका, जो नीला है जो ब्लू है ये जाइलम को दर्शा रहा है, जबकि जो रेड वाला है ये क्या कर रहा है? तो ये दर्शा रहा है साथियों फ्लोएम को। किसे? फ्लोएम को। तीर को निरूपित करता है। तो नीचे दिए गए आरेखों में पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा को निरूपित कीजिए। अब यहां पर चित्र ए है, बी है, सी है, हमें अलग अलग दिखाया गया है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन को, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो है जल को जड़ से क्या करते हैं? जाइलम वाहिकाओं के द्वारा, जाइलम वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक ले जाते हैं। अब ये जो गति है हमेशा एक दिशीय गति है, तो यहां पर एक दिशीय गति क्या हो जाएगा? हमारा एक दिशीय गति हो जाएगा साथियों जाइलम का। तो देखिए इसमें एक दिशीय गति है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड क्या है? जो फ्लोएम होता है ये बहुदिशीय गति करता है, अर्थात पत्तियों में जो भोजन बनेगा उसको उस पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है, ये किसी भी दिशा में गति करेगा। अर्थात जो हमारा रेड वाला होगा ये द्विदिशीय गति, कैसी गति? द्विसदनात्मक गति या द्विदिशीय गति को दर्शाएगा, जबकि जो जाइलम है हमारा एक गति को दर्शाएगा साथियों। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहां है देख लीजिए इसमें। यहां पर तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा ये गलत हुआ, यहां पर लेकिन दूसरा ऑप्शन देखेंगे आपको समझ में आ रहा है। जो आर वाला है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये फ्लोएम को डिनोट कर रहा है, जबकि जो ब्लू वाला है किसको डिनोट कर रहा है? जाइलम को डिनोट कर रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्र बी। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस खालिस्तान तापन द्वारा तैयार किया जाता है साथियों। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखे जो जिप्सम होता है इसका जो फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये होता है साथियों। और इसी को 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस खालिस्तान तापन द्वारा तैयार किया जाता है। तो जिप्सम के 373 केल्विन पर गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है। आधुनिक आवर्तन नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? साथियों आधुनिक आवर्तन नियम है, इनमें से कौन सा सत्य है? तो देखते हैं। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। साथियों मान लो जो हमारा सोडियम धातु है, ये एक सोडियम धातु ये क्या है? उदासीन अवस्था में है, इसमें किसी प्रकार का आयन नहीं लगा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होगा और 11 ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। हमारा जो पहला ऑप्शन कहा है कि किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं साथियों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। सेकंड ऑप्शन देखो, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे।
100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण, देखो साथियों अवतल दर्पण बना लिया आपने, यहां पर बना लिए मुख्य फोकस, क्या बना लिए, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, और जो है वक्रता केंद्र है साथियों सी, और इसकी दूरी कितनी है तो 100। देखते हैं आगे, अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो इससे सरल कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। तो ये जब है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की दूरी ज्ञात, तो हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे, खालिस्तान की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। सल्फर से, देखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो 2 8 और कितना हो जाएगा 2 8 और 6 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अष्टक को पूर्ण करेगा साथियों, यानी कि सल्फर पर 2 माइनस आयन चार्ज लग जाएगा। तो यहां पर यही बोला गया है कि सल्फर से सल्फाइड आयन का बनना क्या कहलाता है। तो साथियों जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपचयन। जबकि इलेक्ट्रॉन को अगर से मान लीजिए Na है और Na प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। बढ़ते हैं आगे, देखिए निम्नांकित चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। परखनली बी में नीला रंग न विकल्प की क्या बताया गया, परखनली बी में नीला रंग विकल्प की सही पहचान कीजिए। आयोडीन सालोसन दिया है, आयोडीन का विलयन वाटर दिया है, जल और बॉइल्ड राइस दिया है, उबले हुए और बॉइल्ड राइस एंड स्टीव्ड राइस, उबले और चबाए हुए चावल। तो साथियों यही कहा गया है इसमें कि जो परखनली बी है उसमें नीला रंग न होने का कारण क्या है। तो साथियों जो हमारा स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमेशा आयोडीन के साथ क्या देता है, नीला रंग। अर्थात जो हमारा बीकर ए है, ये तो क्या हुआ, इसमें स्टार्च की मात्रा है, और स्टार्च की मात्रा होने के कारण क्या कर दिया, आयोडीन रंग दे दिया, मतलब कि नीला रंग दे दिया आयोडीन के साथ। जबकि जो परखनली बी है, यहां पर किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है। तो इसका ही कारण पूछ रहा है कि परखनली बी में न रंग न होने का कारण क्या है। तो देखिए स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लाइपेज नामक एंजाइम करता है। साथियों लाइपेज नामक एंजाइम कहां पाया जाता है, अग्नाशय में। तो ये तो हमारा ऑप्शन ही कट हो गया। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद पेप्सिन द्वारा किया जाता है। साथियों पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है आमाशय में, तो ये भी कट गया। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद एमाइलेज द्वारा किया जाता है। तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें जो स्टार्च होता है, तो इसका पाचन लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम, और इसी टाइलिन को कहा जाता है सलाइवरी एमाइलेज। तो ये बिल्कुल सही है साथियों, सी हमारा सही है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, जबकि ट्रिप्सिन कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अग्नाशय में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे, देखिए अजैव निम्नीकरणीय मतलब कि वे तत्व या वे पदार्थ जिसे जीवों के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है। साथियों ऑप्शन पढ़ो। अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं का उपयोग करने वाले लोगों को इन वस्तुओं के साथ जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को मिश्रित नहीं करना चाहिए। साथियों बिल्कुल सत्य कथन है कि अजैव निम्नीकरणीयों को जैव निम्नीकरणीय वस्तु के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्रोत के आधार पर कहा गया है। अब इस ऑप्शन में देखोगे आप लोग, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं की बात कही गई है, और यहां पर जो हमारा क्या है, स्रोत पर पृथक्करण कीजिए, यहां पर वस्तुओं की बात कही गई, इसलिए हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। परिवारों को कचरे में अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं से अलग रखनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है भाई। अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं से अलग रखनी चाहिए। तो साथियों यहां पर जो है हमारा बी ऑप्शन तो सही है, ये भी सही है, लेकिन स्रोत के आधार पर कहा गया है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। अजैव निम्नीकरणीय उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों को
उन्हें जैव निम्नीकरणीय के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। नगर पालिका परिषद में जो है अजैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के लिए अलग अलग निपटान स्थल बनाना चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, यहां पर आप सभी ऑप्शन में देखेंगे तो वस्तुओं पर ज्यादा फोकस किया गया है, जबकि एकमात्र जो ऑप्शन है जो पॉजिटिव दर्शा रहा है ऑप्शन बी, जिसमें बात कही गई है कचरे की। तो हमारा सही उत्तर साथियों क्या होगा, बी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें कचरे की बात कही गई है। तो यहां पर इसे गलत कर दीजिए, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं आगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या है। यांत्रिक मतलब कि यंत्र साथियों, मतलब कि मशीन। मशीन के द्वारा जो हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक मतलब कि मशीन के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन करेंगे, तो उसमें क्या है, तो देखो ऑप्शन में द्विसूचक की सुई, विद्युत डायनेमो। तो बिल्कुल साथियों, जो डायनेमो होता है, जो जनित्र होता है, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के ऊपर कार्य करता है, ये क्या होता है इसमें, तो इसमें होता है साथियों यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। शुष्क सेल क्या करता है, तो शुष्क सेल में क्या होता है, रासायनिक पदार्थ। तो रासायनिक पदार्थ का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है, शुष्क सेल। विद्युत मोटर क्या करता है, तो ये कार्य करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बढ़ते हैं आगे। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता। ऑप्शन है जाइलम तंतु। साथियों जाइलम तंतु एक, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम मृदुतक। जो जाइलम तंतु होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है पेड़ पौधों को क्या करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। क्या होता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। जो जाइलम पेरेन्काइमा है, जो मृदुतक है, इसका कार्य क्या होता है, भोजन को संचित रखना। क्या होता है, भोजन को संचित रखना। अब यहां पर कार्य नहीं करता है लिखा है कि भोजन में परिवहन का कार्य नहीं करता है। तो देखिए अब जो हमारा होगा इसमें, देखिए तीनों जो चारों टाइप है ये जाइलम के प्रकार है। किसके प्रकार है, ये जाइलम के प्रकार है। जाइलम वाहिकाएं तो बिल्कुल कार्य करेंगे, वाहिनिकाएं भी बिल्कुल कार्य करेंगे, ये भी कार्य करेगा, ये भी कार्य करेगा। लेकिन अब इसमें से दोनों ऑप्शन में अगर से हम चूज करना है हमें, तो हम किसके साथ जाएंगे, जाइलम तंतु के साथ जाएंगे, क्योंकि ये जो मृदुतक है जो भोजन का संचय करने के साथ साथ जल का भी क्या करता है, जल का भी संचय करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों जाइलम तंतु। और साथ में यह जानकारी रखना, जो जाइलम होते हैं इसमें जो जाइलम वाहिकाएं हैं, जाइलम वाहिनिकाएं हैं, जाइलम मृदुतक है, ये तीनों क्या है, इसका जो तीनों का निर्माण होता है वो जीवित कोशिकाओं से होता है, जबकि जो जाइलम फाइबर क्या होता है, ये मृत कोशिका होता है। तो बढ़ते हैं यहां पर आगे, हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोबेराइनर के ट्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है। साथियों डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने 3 ट्रिक दिया था, और इस 3 ट्रिक डोबेराइनर के ट्रिक का नियम के अनुसार क्या है नियम, तो सुन लीजिए। जो पहला तत्व और जो तीसरा तत्व होगा उन दोनों का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इन्होंने 3 ट्रिक दिए थे। पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा नंबर में है कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और जो तीसरा था ये था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है साथियों, तो यही जो 3 ट्रिक। तो देखते हैं इसमें कैल्शियम और बेरियम के मध्य में कौन सा है, तो कैल्शियम और बेरियम के मध्य में कौन सा है, स्ट्रांसियम है। तो यहां पर साथियों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 1.5 दूरी पर रखा गया है, तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। साथियों यम इज इक्वल टू होता है एफ अपान एफ प्लस यू, ये होता है आवर्धन ज्ञात करने का फार्मूला। और क्या होता है, एम बराबर होता है एच आई अपान एच ओ। तो साथियों सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, आवर्धन का मान ज्ञात करना है। वस्तु की जो दूरी है उत्तल लेंस के सामने, वस्तु की दूरी कितनी है, 1.5 फोकस है। और तो मान रखो भाई m बराबर हो जाएगा, f का मान कितना दिया है साथियों, नहीं है ज्ञात, तो f अपान f। अब वस्तु की दूरी क्या लेना है, माइनस में लेना है। तो यहां पर देखिए u आ गया, तो यहां पर हो जाएगा -1.5 f। अब साथियों तिर्यक गुना करना है, लेकिन यहां पर जो है मामला फंस रहा है हमारा। एच आई अपान एच ओ है,
ठीक है, और हमें ज्ञात नहीं है आवर्धन का मान। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एम एच आई, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 1.5 फोकस दूरी पर रखा जाता है। आवर्धन का मान ज्ञात करो। आवर्धन का मान ज्ञात करना है। अगर से हम इस फार्मूला को लेते हैं यहां पर, तो यहां पर तो m का मान ज्ञात ही नहीं है। अगर से हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो ये हुआ, लेकिन वस्तु की दूरी ज्ञात नहीं है। साथियों, क्वेश्चन में गड़बड़ है। फोकस दूरी f, ठीक है साथियों, इसका देखेंगे हम, इस क्वेश्चन को कल कर लेंगे, क्योंकि यहां पर ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई मान नहीं दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, निम्न में से कौन सा एक अक्रिय तत्व है, तो साथियों यहां पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हीलियम क्या है, एक अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व वे तत्व होते हैं जो आवर्त सारणी में क्या है, समूह नंबर 18 में है। आवर्त सारणी भी अक्रिय तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हीलियम। साथ में ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या है, हीलियम। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम। ठीक है साथियों, यहां पर हमारा टॉप 25 क्वेश्चन